अगली सुबह मैं समय से पहले ही देवेंद्र मल्होत्रा के ऑफिस पहुंच गई। इतनी बड़ी इमारत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, किससे मिलना है? मैंने घबराते हुए कहा, देवेंद्र सर ने बुलाया है। गार्ड ने रिसेप्शन पर फ़ोन किया और कुछ ही सेकंड बाद उसका व्यवहार बदल गया। मैडम आइए, सर आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। मैं हैरान रह गई। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए मुझे केबिन तक छोड़ने गई। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, देवेंद्र मल्होत्रा खड़े हो गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ आर्या, मुझे खुशी है कि तुम आई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सर सबसे पहले आपका धन्यवाद। अगर आप उस दिन मदद नहीं करते तो शायद मैं अपने पापा को खो देती। देवेंद्र जी ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, धन्यवाद मुझे नहीं, अपनी हिम्मत को दो। मैंने तुम्हारी आंखों में हार नहीं, संघर्ष देखा था। मैंने झिझकते हुए पूछा, लेकिन सर आपने एक अनजान लड़की पर इतना भरोसा क्यों किया? देवेंद्र जी कुछ पल खामोश रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, क्योंकि कई साल पहले मेरी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। उसे भी लोगों ने उसकी गरीबी और मजबूरी के कारण टुकड़ा दिया था। वह यह दर्द सह नहीं पाई और हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन मैंने फैसला किया था कि अगर कभी किसी और बेटी को ऐसी हालत में देखूंगा तो उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनकी आंखें भर आई। मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। मैंने कहा, सर मैं आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगी। देवेंद्र जी ने अपनी मेज से एक फाइल उठाई और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज से तुम हमारी कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में काम करोगी। तनख्वाह ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ मेहनत करने वालों की पहचान जरूर बनती है। मैंने खुशी और हैरानी से पूछा, सर लेकिन मेरे पास तो कोई बड़ा अनुभव भी नहीं है। वे मुस्कुराए, अनुभव सिखाया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत नहीं, वह तुम्हारे अंदर पहले से है। मैंने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। शुरुआत आसान नहीं थी। कई कर्मचारी मुझे पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि मैं सिर्फ देवेंद्र जी की सिफारिश पर नौकरी पा गई हूँ। एक दिन ऑफिस के सीनियर मैनेजर संजय ने सबके सामने ताना मारते हुए कहा, कुछ लोग मेहनत से नहीं, तरस खाकर नौकरी पा जाते हैं। पूरी टीम हंसने लगी। मैंने शांत होकर जवाब दिया, सर अगर मैं काम में कमज़ोर निकली तो सबसे पहले खुद नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे मौका तो दीजिए। देवेंद्र जी दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि मैं मुश्किल हालात का सामना कैसे करती हूँ। उधर रोहन की ज़िंदगी बिल्कुल अलग दिशा में चल रही थी। उसकी माँ सावित्री देवी ने एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी से उसका रिश्ता तय कर दिया। घर में खुशियों का माहौल था। सावित्री देवी गर्व से कहती, अब हमारा बेटा करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाएगा। रोहन भी खुद को बहुत सफल समझने लगा था। उसने एक दिन अपने दोस्त से हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ आर्या से पीछा छूट गया। गरीब लोगों के साथ सिर्फ परेशानियां ही मिलती हैं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि किस्मत उसकी हर बात सुन रही है। इधर मैं दिन रात मेहनत कर रही थी। ऑफिस से लौटकर अस्पताल जाती, वहाँ से घर जाकर माँ का ख्याल रखती और रात में देर तक नई नई चीज़ें सीखती। कई बार थक कर मेरी आंखें बंद हो जाती, लेकिन मुझे रोहन के वे शब्द याद आ जाते, गरीब घर की लड़की कभी बड़े सपने पूरे नहीं कर सकती। बस वही शब्द मेरी ताकत बन जाते। मैंने खुद से वादा कर लिया था कि अब मैं किसी को यह कहने का मौका नहीं दूंगी कि मैं कमज़ोर हूँ। करीब 6 महीने बाद कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। कई अनुभवी कर्मचारी उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने से डर रहे थे। तभी देवेंद्र जी ने मीटिंग में कहा, यह प्रोजेक्ट आर्या संभालेगी। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम सन्न रह गया। संजय तुरंत बोल पड़ा, सर यह करोड़ों का प्रोजेक्ट है, इतनी नई लड़की इसे कैसे संभालेगी? देवेंद्र जी ने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे आर्या पर भरोसा है। सबकी नज़रें मेरी तरफ थी। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, सर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका भरोसा कभी ना टूटे। उसी रात जब मैं ऑफिस से निकल रही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली कार धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। कार का शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठा आदमी मुझे ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मेरे मन में डर पैदा कर दिया।
तभी उसका फ़ोन बजा। उसने कॉल उठाकर कहा, हाँ यही है आर्या, अब खेल शुरू होगा। मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वह आदमी कौन था और मेरी ज़िंदगी में कौन सा नया तूफान आने वाला था। कुछ पल के लिए मेरे कदम वहीं रुक गए। काली कार धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर अचानक मुड़कर सड़क की दूसरी तरफ गायब हो गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने तुरंत खुद को संभाला और ऑटो में बैठकर घर पहुंच गई। पूरी रात मुझे उसी आदमी का चेहरा याद आता रहा। आखिर वह कौन था और मेरा पीछा क्यों कर रहा था। अगले दिन ऑफिस पहुंची तो देवेंद्र जी ने मेरे चेहरे की घबराहट देखकर पूछा, क्या बात है आर्या, तुम परेशान लग रही हो। मैंने सारी बात उन्हें बता दी। देवेंद्र जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, आज से ऑफिस आने जाने में सावधानी रखना। हो सकता है यह सिर्फ सहयोग हो, लेकिन मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन का डर कम नहीं हुआ था। इधर रोहन की ज़िंदगी में भी सब कुछ वैसा नहीं चल रहा था जैसा वह सोच रहा था। जिस बिजनेसमैन की बेटी से उसकी शादी तय हुई थी, उसने अचानक रिश्ता तोड़ दिया। कारण यह था कि रोहन के बिजनेस में लगातार घाटा होने लगा था। एक बड़ी डील आखिरी समय पर रद्द हो गई थी और बैंक ने भी नया लोन देने से मना कर दिया था। शाम को घर में पहली बार सन्नाटा था। सावित्री देवी गुस्से में बोली, यह सब कैसे हो गया। रोहन ने झल्लाकर कहा, माँ, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तभी प्रिया बोली, भैया कहीं यह सब उस आर्या की बद्दुआ तो नहीं। रोहन ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा, बकवास बंद करो, मेरी ज़िंदगी पर उसका कोई असर नहीं पड़ सकता। उधर कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ में था। मैं दिन रात मेहनत कर रही थी। कई बार पूरी टीम हार मानने लगती, लेकिन मैं सभी को समझाती, अगर हम खुद पर भरोसा रखेंगे तो यह प्रोजेक्ट जरूर पूरा होगा। धीरे धीरे लोगों का नज़रिया भी बदलने लगा। वही संजय जो पहले मेरा मजाक उड़ाता था, एक दिन मेरे पास आया और बोला, आर्या मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं सर, इंसान की पहचान उसके काम से होती है, बातों से नहीं। कुछ ही दिनों बाद कंपनी की सालाना मीटिंग हुई। पूरे स्टाफ के सामने देवेंद्र जी मंच पर आए और बोले, आज मुझे गर्व है कि हमारी कंपनी का सबसे कठिन प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हुआ है और इसका सबसे बड़ा श्रेय आर्या को जाता है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देवेंद्र जी ने मुझे मंच पर बुलाकर कहा, आज से तुम सिर्फ कर्मचारी नहीं, इस कंपनी की ऑपरेशन हेड हो। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, सर इतनी बड़ी जिम्मेदारी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इसे अपनी मेहनत से हासिल किया है। उसी समय दूसरी तरफ रोहन के ऑफिस में बैंक अधिकारी बैठे थे। एक अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, मिस्टर रोहन, अगर अगले 15 दिनों में बकाया रकम जमा नहीं हुई तो हमें आपकी फैक्ट्री सील करनी पड़ेगी। यह सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई निवेशक उसकी कंपनी में पैसा लगाने को तैयार नहीं था। घर लौटते ही उसने सावित्री देवी से कहा, माँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो हमें यह बंगला भी बेचना पड़ सकता है। सावित्री देवी की आंखों से पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, ऐसा मत कह बेटा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे ऊपर भी ऐसा दिन आएगा। इसी बीच एक शाम देवेंद्र जी ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आर्या, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दूँ। मैंने फाइल खोली तो उसमें कंपनी के शेयरों से जुड़े दस्तावेज थे। मैं हैरान होकर बोली, सर यह सब क्या है। देवेंद्र जी मुस्कुराए और बोले, मैं चाहता हूँ कि अब तुम इस कंपनी की पार्टनर बनो। मेरी आंखें फैल गई, लेकिन सर मैं इसके लायक कैसे हो सकती हूँ। उन्होंने भावुक होकर कहा, लायक बनने के लिए अमीर घर में पैदा होना जरूरी नहीं है, ईमानदार होना जरूरी होता है। मैं अभी कुछ बोल ही रही थी कि रिसेप्शन से इंटरकॉम आया। रिसेप्शनिस्ट घबराई हुई आवाज़ में बोली, सर बाहर एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। वह कह रहा है कि उसकी कंपनी पूरी तरह डूब चुकी है और उसे किसी भी कीमत पर नौकरी चाहिए। देवेंद्र जी ने शांत स्वर में पूछा, नाम क्या बताया उसने। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, सर उसका नाम रोहन है। यह नाम सुनते ही मेरे हाथ से फाइल नीचे गिर गई। मेरी सांसें तेज हो गई। 5 साल पहले जिसने मुझे गरीब कहकर घर से निकाल दिया था, आज वही मेरी कंपनी के दरवाजे पर नौकरी मांगने खड़ा था। रिसेप्शनिस्ट के मुंह से रोहन नाम सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे
5 साल पुरानी हर याद एक एक करके मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। वही अपमान, वही तलाक के कागज, वही ताने, वही दिन, सब मुझे गरीब कहकर घर से निकाल दिया गया था। देवेन जी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले, आर्या, अगर तुम्हें असहज महसूस हो रहा है तो मैं उसे वापस भेज देता हूँ। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, नहीं सर, आज मैं भागूंगी नहीं। जिंदगी ने मुझे जिस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है उसका सामना मैं खुद करूंगी, लेकिन अभी उसे यह मत बताइए कि मैं कौन हूँ। देवेन जी हल्का सा मुस्कुराए। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। उन्होंने रिसेप्शन पर फ़ोन करके कहा, उन्हें इंटरव्यू रूम में बिठाइए, 10 मिनट बाद बुलाया जाएगा। उधर रोहन पुराने और हल्के से फीके पड़ चुके कपड़ों में कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर वह घमंड बिल्कुल नहीं था जो 5 साल पहले हुआ करता था। बार बार वह अपनी फाइल खोलकर देखता और फिर बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखने लगता। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मैडम एक मौका मिल जाए बस, मैं बहुत मेहनत करूँगा। रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से कहा, सर फैसला मैनेजमेंट करेगा। मैंने अपने केबिन के शीशे से बाहर देखा। पहली बार मुझे रोहन इतना टूटा हुआ दिखाई दिया। एक पल के लिए मेरे मन में पुराने जख्म ताज़ा हो गए। उसी आदमी ने कभी कहा था, गरीब लोग सिर्फ बोझ होते हैं, लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी माँ की बात याद आई, बेटी बदला लेने वाला नहीं, माफ़ करने वाला बड़ा होता है। मैंने आंखें बंद की और खुद को शांत किया। कुछ देर बाद इंटरव्यू शुरू हुआ। रोहन कमरे में दाखिल हुआ। देवेन जी सामने बैठे थे और मैं शीशे के दूसरी तरफ बने ऑब्जर्वेशन रूम में सब देख रही थी। देवेन जी ने पूछा, मिस्टर रोहन, आपकी पिछली कंपनी क्यों बंद हुई? रोहन ने झिझकते हुए कहा, सर कुछ गलत फैसले हो गए। जिन लोगों पर भरोसा किया उन्होंने ही धोखा दिया। देवेन जी ने अगला सवाल किया, अगर ज़िंदगी आपको दूसरा मौका दे तो सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे? रोहन की आंखें झुक गई। उसने भारी आवाज़ में कहा, सर मैं इंसानों की कीमत पैसे से लगाना छोड़ दूंगा। उसका जवाब सुनकर मेरे दिल में अजीब सी हलचल हुई। क्या सचमुच वह बदल गया था या सिर्फ मजबूरी थी? तभी इंटरव्यू ख़त्म हुआ। देवेन जी ने कहा, फाइनल फैसला हमारी ऑपरेशन डायरेक्टर करेगी। रोहन ने हैरानी से पूछा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? देवेन जी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, अभी मिलते हैं। मैंने धीरे धीरे केबिन का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। मेरी पीठ रोहन की तरफ थी। जैसे ही मैं अपनी कुर्सी संभाली और उसकी तरफ मुड़ी, रोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ से फाइल नीचे गिर गई। उसके होंठ कांपने लगे। आर्या, तुम? वह कुर्सी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं शांत आवाज़ में बोली, बैठ जाइए मिस्टर रोहन, यह इंटरव्यू है, आपका घर नहीं। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। रोहन ने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता था कि। मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी। 5 साल पहले भी आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी। आज मेरी बारी है। वह चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। मैंने फाइल खोली और कहा, आपके रिज्यूम में लिखा है कि आप ईमानदारी और टीम वर्क में विश्वास रखते हैं। क्या यही वह ईमानदारी है जिसके साथ आपने अपनी पत्नी को उसके बीमार पिता के कारण घर से निकाल दिया था? रोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीमे से कहा, आर्या, मैं अपनी हर गलती मानता हूँ। उस समय मैं बहुत घमंडी था। माँ और अपनी झूठी शान के पीछे मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अगर आज मैं इस कुर्सी पर ना होती, अगर मैं भी उसी गरीब लड़की की तरह संघर्ष कर रही होती, तब भी क्या तुम माफ़ी मांगने आते? रोहन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया। कुछ सेकंड बाद बोला, शायद नहीं, और यह मेरी सबसे बड़ी शर्म है। मैंने फाइल बंद कर दी। मिस्टर रोहन, हमारी कंपनी में नौकरी योग्यता से मिलती है, रिश्तों से नहीं। आपका इंटरव्यू खत्म हो चुका है। बाहर जाकर रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। रोहन बिना कुछ बोले बाहर चला गया। उसके जाते ही देवेन जी मेरी तरफ देखने लगे। उन्होंने पूछा, अब फैसला तुम्हारा है आर्या। क्या तुम उसे नौकरी दोगी या उसी दर्द का एहसास कराओगी जो उसने तुम्हें दिया था? मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नीचे रोहन अकेला मेज पर बैठा था। उसे देखकर लग रहा था कि किस्मत ने सचमुच पूरा चक्र पूरा कर लिया हो। लेकिन मेरा अगला फैसला सिर्फ उसकी नहीं, हम दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था।
देवेंद्र जी का सवाल सुनकर मैं कुछ पल खामोश खड़ी रही। नीचे लॉबी में रोहन सिर झुकाकर मेज पर बैठा था। 5 साल पहले जिस इंसान की आंखों में घमंड था, आज उन्हीं आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। देवेंद्र जी ने धीरे से कहा, आर्या, जिंदगी कभी कभी इंसान को वही मौका देती है जो कभी उसने दूसरों से छीन लिया था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, सर, मैं उससे बदला नहीं लेना चाहती, लेकिन उसे इतनी आसानी से माफ़ भी नहीं कर सकती। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास होना चाहिए। देवेंद्र जी मुस्कुरा दिए। यही जवाब मुझे तुमसे उम्मीद थी। कुछ देर बाद रोहन को दोबारा केबिन में बुलाया गया। वह धीरे धीरे अंदर आया। उसकी नज़रें अब भी झुकी हुई थी। मैंने शांत स्वर में कहा, मिस्टर रोहन, आपकी योग्यता हमारी कंपनी के लिए ठीक है, इसलिए आपको नौकरी दी जा सकती है, लेकिन एक शर्त पर। रोहन ने तुरंत सिर उठाया। कैसी शर्त? मैंने बिना भाव बदले कहा, यहाँ कोई भी कर्मचारी अपने पद का घमंड नहीं करेगा, किसी का अपमान नहीं करेगा और किसी इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं लगाएगा। अगर आपने इनमें से एक भी गलती दोहराई तो उसी दिन आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। क्या यह मंजूर है? रोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैडम, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। समय बीतने लगा। रोहन ने पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि कंपनी की ऑपरेशन डायरेक्टर उसकी पूर्व पत्नी है। वह सबसे पहले ऑफिस आता और सबसे आखिरी में निकलता। एक दिन कैंटीन में उसने देखा कि एक चपरासी अपने बेटे की फीस के लिए परेशान बैठा है। रोहन चुपचाप उसके पास गया और बोला, भाई, बच्चे की पढ़ाई कभी मत रुकने देना, बाकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। दूर अपने केबिन से मैं यह सब देख रही थी। पहली बार मुझे लगा कि दर्द ने सचमुच इस इंसान को बदल दिया है। करीब 6 महीने बाद कंपनी की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर एक भव्य फैमिली डे समारोह रखा गया। कंपनी की ओर से सभी कर्मचारियों से कहा गया कि वे अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल हो। यह खबर सुनकर रोहन परेशान हो गया। उसने घर जाकर कहा, माँ, ऑफिस में फैमिली डे है, अगर आपका मन हो तो चलिए। सावित्री देवी और प्रिया बहुत खुश हो गई। उन्हें लगा कि बेटे की कंपनी बहुत बड़ी होगी। अगले दिन वे दोनों अच्छे कपड़े पहनकर रोहन के साथ समारोह में पहुंच गई। हॉल पूरी तरह सजा हुआ था। सैकड़ों कर्मचारी और उनके परिवार मौजूद थे। मंच पर पर्दा लगा था। एंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम उस शख्सियत को मंच पर बुलाने जा रहे हैं जिनकी मेहनत ने हमारी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी ऑपरेशन डायरेक्टर और कंपनी की पार्टनर आर्या जी का। इतना सुनते ही सावित्री देवी और प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मंच पर जैसे ही मैं पहुंची, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रोहन की आंखें भी भर आई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को उसने गरीब कहकर ठुकरा दिया था, वही आज हजारों लोगों के बीच सम्मान के साथ खड़ी होगी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सावित्री देवी कांपते कदमों से मेरे पास आई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। रिया भी रोते हुए बोली, भाभी, हमें अपने घमंड पर बहुत शर्म आती है। मैंने शांत स्वर में कहा, मम्मी जी, जिस दिन आपने मुझे घर से निकाला था, उस दिन मेरे पास 2 रास्ते थे। या तो मैं टूट जाती या खुद को इतना मजबूत बना लेती कि एक दिन मेरी पहचान मेरे नाम से हो। मैंने दूसरा रास्ता चुना। रोहन मेरे सामने आकर बोला, आर्या, मैंने तुम्हें पत्नी नहीं, पैसों से तोला था। आज समझ आया कि इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके चरित्र से होती है। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था, क्योंकि नफ़रत का बोझ उठाकर मैं आगे नहीं बढ़ सकती थी। लेकिन माफ़ करने का मतलब यह नहीं कि टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाए। कुछ रिश्ते सम्मान खोने के बाद सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं। इतने में देवेंद्र जी मंच पर आए और बोले, आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि वक्त हमेशा हिसाब बराबर करता है, इसलिए कभी किसी इंसान की कीमत उसके पैसों से मत लगाइए। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैंने सिर्फ सफलता नहीं पाई, बल्कि अपना खोया हुआ आत्मसम्मान भी वापस हासिल कर लिया है। मैंने अपनी माँ के साथ नई जिंदगी शुरू की और पिताजी के नाम पर एक छात्रवृत्ति की स्थापना की, ताकि किसी बेटी के सपने सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अधूरे ना रह जाए।
उस शाम बालकनी में खड़े होकर मैंने ठंडी हवा का गहरा एहसास किया। आज मेरे दिल में ना कोई शिकायत थी, ना कोई गुस्सा, बस एक सुकून था कि मैंने हार नहीं मानी। वक्त ने मुझे ठोकरें ज़रूर दी, लेकिन आखिरकार उसी वक्त ने मुझे मेरी पहचान, मेरा सम्मान और मेरी नई ज़िंदगी भी लौटा दी। सच ही कहा गया है, वक्त देर ज़रूर करता है लेकिन इंसाफ ज़रूर करता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।